Now we will talk about some terms which are generally used in solving the problem of friction. सबसे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी रफ सरफेस के लिए डिफाइंड होता है और ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है. किसी सेम सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली डिनोटेड बाय म्यू एंड विच इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी. सपोज एक बॉडी जिसका वेट डब्ल्यू है और ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखी हुई है. इस पे मान लीजिए रिएक्शन आर लग रही है जो कि न्यूमेरिकली डब्ल्यू के बराबर ही होगी. अगर हम पी फोर्स अप्लाई करें और बॉडी पे सपोज स्मॉल एफ के बराबर फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, देन द फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी इज नोन एज म्यू. नाउ फ्रिक्शन इज ए फोर्स and reaction is also a force, so mu is unitless. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है और इसकी वैल्यू जनरली 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है. सो इस चीज को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं. हम इसी बॉडी जिसका वेट डब्ल्यू है उसकी बात करते हैं. अगर फोर्स पी अप्लाई हो रहा हो बॉडी पे तो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे कि हम इस रेड एरो से देख पा रहे हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पे इस रफ सरफेस की वजह से दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शन. दोनों फोर्स सरफेस प्रोड्यूस कर रही है. तो अगर हम ये कहें कि फ्रिक्शन फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन आर का एक रिजल्टेंट होगा जो कि इस तरीके से लाई करेगा और इसको रिप्रेजेंट करें सपोज फोर्स एस से. एस को बोलते हैं टोटल रिएक्शन. सो टोटल रिएक्शन इज नथिंग बट the resultant of friction small f and normal reaction capital R. Now ये टोटल रिएक्शन जितना एंगल नॉर्मल रिएक्शन से बनाती है, सो एंगल बिटवीन एस एंड आर इज नोन एज फाई और फाई को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नाउ अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें सो tan फाई विल बी स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल आर. स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू आर. सपोज फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट इट्स maximum or limiting value, so this is equal to mu. so angle of friction और coefficient of friction के बीच में ये रिलेशन होता है mu is equal to tan phi. now another term commonly used in friction is angle of repose. And these are some important terms which are generally asked in the theory portion of the UPTU paper. एंगल ऑफ रिपोज की बात हम करेंगे किसी इंक्लाइंड सरफेस के केस में. ध्यान रहे एंगल ऑफ रिपोज किसी इंक्लाइंड प्लेन के केस में ही डिफाइंड होगा. तो मान लीजिए एक इंक्लाइंड सरफेस है लाइक दिस और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है सपोज डब्ल्यू. अगर हम बात करें
इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल। तो मान लीजिए इसका एंगल इनिशियली 0 डिग्री है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री रहेगा तो W कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि W ऑटोमेटिकली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस एंगल को एक्सीड करना स्टार्ट करेंगे, एक एंगल हमें ऐसा मिलेगा जिस पे W डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इसी मैक्सिमम एंगल को, जिस पे कोई बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर इस सरफेस का एंगल थीटा से कम रहेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और इसका एंगल अगर थीटा से एक्सीड कर जाएगा तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। और जब ये जस्ट थीटा के बराबर एंगल बना रही होगी, बॉडी इंपेंडिंग मोशन के कंडीशन में होगी। सपोज हम उस केस की बात कर रहे हैं जब इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है थीटा, यानी कि बॉडी इंपेंडिंग मोशन की सिचुएशन में है। अगर इसका एंगल थीटा से थोड़ा सा भी एक्सीड करेगा तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। नाउ अगर हम इस बॉडी के वेट की बात करें जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा अलोंग द प्लेन और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस एंगल विल बी थीटा फ्रॉम ज्योमेट्री, सो वी कैन से the component of W along the plane will be W sin theta, or the component of W perpendicular to the plane will be W cos theta। और ये होगी इस बॉडी पे लगने वाली रिएक्शन which will act perpendicular to the plane and along W cos theta। now ये बॉडी बिकॉज डाउनवर्ड स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है, तो इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए ये फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू आर। लेकिन अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि W sin थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एंड W cos थीटा इज इक्वल टू आर, जैसा कि हम डायग्राम से देख रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट tan theta is equal to mu, and we know that mu is equal to tan phi, where the phi is the angle of friction। ये पहले हम देख चुके हैं। सो इस एक्सप्रेशन से हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi। Now we will talk about cone of friction। This is very important terms। कोन ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डब्लू बेड की बॉडी किसी रफ सरफेस के ऊपर रखी हुई है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस बॉडी पे सपोज एक फोर्स लग रहा है P, और बॉडी इम्पेंडिंग मोशन में है, यानी कि ये अप्लाइड फोर्स P इस बॉडी पे लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो ये होगी इस बॉडी पे लगने वाली रिएक्शन, और अप्लाइड फोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स F, लाइक दिस। हम देख चुके हैं कि F और R यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट को बोलते हैं टोटल रिएक्शन। तो ये हो गई इस बॉडी पे लगने वाली टोटल रिएक्शन S, जो कि बनाएगी नॉर्मल रिएक्शन से एंगल फाई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हम क्या करें, इस अप्लाइड फोर्स P को इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो पॉइंट है पॉइंट A के अबाउट अगर 360 डिग्री से रोटेट कर दें, तो हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो P के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे बैकवर्ड लग रहा है, ये फोर्स भी अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट 360 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। मान लीजिए हम एक केस की बात करेंगे, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री ऑफ द फोर्स P। मान लीजिए जब फोर्स P ऐसे लगेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो अभी लेफ्ट वर्ड लग रहा है राइट वर्ड हो जाएगा इधर, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द
अप्लाइड फोर्स, उस केस में बॉडी पे लगने वाली टोटल रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल रिएक्शन और ये एंगल बनेगा फाई। तो आप देख रहे हैं कि अब एक कोन जनरेट हो रहा है। मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं, ये एक कोन फॉर्म हो रहा है। जब अप्लाइड फोर्स अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट 360 डिग्री पर रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट 360 डिग्री पर रोटेट कर जाएगा और उसकी वजह से ये टोटल रिएक्शन इस एक्सिस के अबाउट फाई एंगल पे रोटेट करेगी और एक कोन फॉर्म होगा। इस कोन को बोला जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। अगर इस डायग्राम को अलग से कंसीडर करें तो हम देखेंगे कि दिस इज द एक्सिस ऑफ कोन विच इज अलोंग नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द स्लेंट हाइट और स्लेंट साइड of the cone, this is total reaction making an angle of phi. We can say phi is the semi-vertex angle of the cone. So what is the significance of this cone? This is the radius of cone, which is equal to friction force F. We can say that the friction force at its maximum value is equal to radius of the cone. और जब अप्लाइड फोर्स को हम रिड्यूस करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगी और उस केस में टोटल रिएक्शन यहां से पास करेगी। तो इस कोन का सिग्निफिकेंस बस यही है कि आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी एक्सीड कर दीजिए, बॉडी पे लगने वाली टोटल रिएक्शन या तो इस कोन की आउटर बाउंड्री पर लाई करेगी या इस कोन के इनसाइड लाई करेगी। टोटल रिएक्शन कभी भी इस कोन के आउटसाइड नहीं जाएगी क्योंकि इस कोन की रेडियस फिक्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोन ऑफ फ्रिक्शन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोन ऑफ फ्रिक्शन इज दैट total reaction always lies inside the cone.